हाँ सर, बता देना। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का देश की नंबर 1 हिंदी के प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की लाइव क्लास में। दोस्तों, थोड़ा सा अंदाज अलग होगा और सिलेक्शन के लिए मैं कहता हूं ऐसी 15 क्लास पहली क्लास लेकर आया हूं और वो क्लास लेकर आया हूं जिसमें हिंदी को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा रूप भी बदल दिया है। देखिएगा आज की इस वीडियो में अगर कोई बच्चा देख लेता है, मुझे लगता है कि हिंदी का 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा, 90%, और लास्ट में अपन टेस्ट भी कर लेंगे। मुझे लगता है कि जो भी बहन भाई अगर आप अपनी सरकारी नौकरी खाकी वर्दी के लिए हैं तो मुझे यह उम्मीद है कि ये वाला पोर्शन अगर कंप्लीट कर लिया तो आप कभी निराश नहीं होंगे। हिंदी सबसे ज्यादा गेनिंग पोर्शन है दोस्तों। ऐसे हिंदी कोई नहीं पढ़ाएगा जिसमें, देखिए मैं ये नहीं कहता मैं सर्वज्ञाता हूं, मैं ये कहता हूं कि मैं चीजों को बहुत अच्छे ढंग से, क्या आयोग पूछता है किस तरह से चित्रों के सहारे से हम चित्रों का यूज करते हैं, क्या क्वेश्चंस यहां से बनते हैं दोस्तों, उन सभी चीजों को बहुत सही तरीके से, बहुत विश्लेषण उनमें बहुत छुपा हुआ है। क्या विश्लेषित होगा इस वीडियो में, चलिए शुरू करेंगे आज की यह वीडियो। हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास में अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। एक क्लास से 15 क्लास देख लेना प्लेलिस्ट में, कभी तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। सब्सक्राइब करना है राष्ट्रहित में। कंप्लीट हिंदी में ये 90% सिलेबस कवर करेगा और जिसमें आप हिंदी की पूरे वर्णमाला, आपको पता है कि सामान्य हिंदी में अगर वर्दी तन पे चाहिए तो सामान्य हिंदी में 2 पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे जिसमें व्याकरण और साहित्य का रोल है। तो आइए हम साहित्य को छोड़ के पहले व्याकरण की बात करते हैं और वर्णमाला को बहुत व्यवस्थित ढंग से पढ़ते हैं। क्या उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, क्या प्रकंपित है, क्या लुंठित होता है, क्या क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, ये सारी चीजें हम देखेंगे बहुत डीप में। अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, है ना, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, हृस्व, दीर्घ, प्लुत, लाइक समृत, विव्रत, अर्ध विव्रत, अर्ध समृत, सारी चीजें देखेंगे। चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं वर्णमाला क्या है। तो हर बच्चे को पता है कि वर्णमाला क्या है। वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला है। बहुत शॉर्ट में, बहुत टू द पॉइंट और बहुत डीप भी कह सकते हैं। वर्णमाला क्या है दोस्तों कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला है। जिस तरह से एक स्त्री अपने गले में मोतियों की माला पहनती है और शोभायमान लगती है, जिस तरह दोस्तों एक मोतियों के द्वारा पिरोई गई माला धारण होती है, जिस तरह दोस्तों अगर वर्णों को व्यवस्थित क्रम से सजा दिया जाए वही वर्णमाला है। हमने कहा कि अगर कोई स्त्री है तो उसकी सुंदरता, उसके आभूषण बहुत बेहतरीन उसे बना देते हैं। अगर आप देखते हैं तो अगर माला बनती है तो कैसे, मोतियों के द्वारा पिरोई गई माला ही एक माला कहलाती है। कोई एक मोती को माला नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम, कोई एक वर्ण से कोई वर्णमाला नहीं बनती। हां, क्रम तो होता है लेकिन व्यवस्थित क्रम होता है। सर ये वर्ण क्या है? वर्ण दोस्तों, वर्ण ही अक्षर है क्या? हां सर, वर्ण ही अक्षर है। सर वर्ण वो है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। संधि और समास को हम तोड़ सकते हैं, शब्द को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते। प्रश्न ये पिछली बार बना भी था, याद रखिए दोस्तों। अगर हम वर्ण की बात करेंगे तो जिसके टुकड़े नहीं हो सकते या जिसके टुकड़े किए ही नहीं जा सकते, सर वही क्या है? वही वर्ण है, वही अक्षर है। हां सर, वर्ण और अक्षर एक ही है। ठीक है, बात यहां पर आती है, थोड़ा सा और डीप में समझेंगे कि भाषा की इकाई में सबसे छोटी भाषा की इकाई क्या है। भाषा की इकाई में सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, समझने की कोशिश कीजिए प्यारे। कि जब भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि दुनिया को पता है कि वर्ण होती है, दुनिया को पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? जब सार्थक की बात लग जाए दोस्तों तो शब्द है। सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक, सा आपको पता है, सा माने क्या होता है? सहित होता है। और सा माने सहित और अर्थ, यानी अर्थ के साथ दोस्तों वही सार्थक है। वर्ण क्या है दोस्तों? जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मान लो मैंने कोई आ ले लिया, ये वर्ण है। मान लो मैंने कोई आ ले लिया, सर ये वर्ण है। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या वर्ण है, क्या ध्वनि नहीं हो सकती? हां सर, हो सकती है। सर ध्वनि भी होती है लेकिन
एक राज है यहां पर, यह भी अभी आप यहां पर समझेंगे, यहां पर समझेंगे। समझिए ये शब्द क्या है, जैसे आ है ये वर्ण हो गया, लेकिन ये सार्थक का मतलब क्या होता है, बच्चा कभी कभी गलती कर देता है, जैसे ही सार्थक पूछता है तुरंत वर्ण मार देता है, ये गलत है। जैसे कोई शब्द, कोई वर्ण है आ, कोई वर्ण है ना, कोई वर्ण है रा, इनसे, अब इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इनसे बनने वाला एक शब्द है अनार। हां सर, ये सार्थक शब्द है, सार्थक ध्वनि है, इसलिए सार्थक इकाई शब्द होती है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, लेकिन फिर भी कहता है, फिर भी यह कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपने कह दिया सर वर्ण है या ध्वनि है, आपने यह भी कह दिया कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की शब्द है, सर मान लिया, लेकिन प्रश्न को और डीप में ले गया। कहता है प्रश्न को डीप में ले जाके कि कहता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, और डीप में ले गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई क्या है, तो याद रखिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि तो है, लेकिन जब ऐसे डीप में पूछा जाए कि लिखित इकाई क्या है, तो वर्ण है दोस्तों। और जब और डीप में कह दिया जाए मौखिक इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई है ध्वनि। बोले सर कैसे याद रखोगे, वर्ण को एक्सप्रेस कैसे करोगे, लिख कर दोस्तों। हमारा नाम वर्ण, कितना देर हुआ, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर देखिएगा क्या हुआ कि लिखित इकाई वर्ण है और मौखिक इकाई ध्वनि है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर यहां से अगर कोई इशू था, आ जाओ। वर्ण के भेद, बहुत सारे बच्चे वर्ण के भेद कहते हैं सर 52 होते हैं, गलती हो जाती है बच्चों से। सर वर्ण के जो भेद होते हैं वो एक्चुअल में 52 नहीं होते, समझो मेरी बात। देखिएगा हमें यह पता होना चाहिए, जब हम हिंदी को पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, तो वर्ण की बात करते हैं, तो हमने ये कहा कि जो वर्ण है क्या है, वर्ण वो है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं, राइट। लेकिन ये वर्ण के भेद और वर्ण के प्रकार, समझो, वर्ण की अगर आप संख्या पूछते हो, अगर वर्ण की आप संख्या पूछते हो और अगर आप वर्ण के प्रकार पूछते हो, तो संख्या और प्रकार में जमीन आसमान का अंतर है। संख्या की बात करेंगे जिसमें 52 संख्या होते हैं, यानी वर्ण के जो रूप हैं, वर्ण कितने प्रकार के हैं, कितनी संख्या है इनकी, तो संख्या में ये वर्ण है 52, लेकिन प्रकार में है ये 2। ये प्रकार या भेद में अगर देखा जाए तो एक तो स्वर है और एक आपका क्या है, व्यंजन है, राइट। एक है स्वर और एक है प्यारे व्यंजन है। आइए बहुत डिटेल में और समझते हैं, ये स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, व्यंजन में अगर प्रकंपित है तो क्या है, उत्क्षिप्त है तो क्या है, लुंठित है तो क्या है। स्वर की बात करेंगे तो स्वर यानी हम कहते हैं कि इंग्लिश रूपांतरण में वोवेल, उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। दुनिया का हर छोटा बच्चा भी जानता होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बहुत कठिन भी बनेंगे, आइए वो भी जानेंगे। स्वर वो है जिसे किसी की सहायता ना लेनी पड़े, स्वर वो है जो हमेशा स्वतंत्र है। सर ये राइट बिल्कुल आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कह देता हूं कि व्यंजन क्या है, सर व्यंजन वो है जिन वर्णों में, यानी जिन वर्णों को उच्चारित करते समय आप किसकी सहायता लो, स्वरों की सहायता लेते हैं, वही दोस्तों व्यंजन है। ये बात याद रखिए। जैसे अगर हम स्वरों की बात कर लें तो जैसे एक हम उदाहरण आ की बात करें या आ, है ना, लाइक, ऐसे ही अगर हम का की बात करेंगे तो का एक व्यंजन है। बोले सर कैसे, कैसे स्वरों की सहायता व्यंजन लेता है, तो समझिए अगर का एक व्यंजन है तो इसमें स्वर का रोल क्या है, तो स्वर का रोल यह है कि का को जब तोड़ोगे तो उसमें स्वर जब हमेशा छुपा होता है। यही दोस्तों याद रखिए, स्वर की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं। यहां आपको हमने प्रूव करके दिखा दिया, राइट। चलिए अगर मैं बात करता हूं कि लिखने के आधार पर स्वर की संख्या क्या है, उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या क्या है, तो इसको डिटेल में पता होना चाहिए और डिटेल बहुत आसान है।
मैं ये कह देता हूं कि अगर स्वर की बात करते हो तो स्वर में देखिएगा कि आप आ ई उ ए ओ और री, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते होंगे कि सर मैंने किताबों में री को नहीं देखा है। क्या री एक स्वर है? तो सबसे पहली बात, ये 2 लाइनें समझ लोगे तो री आपको समझ में आ जाएगी। देखिएगा, स्वर की बात अगर करते हैं तो लिखने के आधार पर जो स्वर होते हैं प्यारे, वो होते हैं 11, जिसमें री को लिखा जाता है। आमतौर पर हम री का उच्चारण नहीं करते, लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या ये 10 हो जाती है और इसमें री को खत्म कर दिया जाता है। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। फिर थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि स्वर तो 11 है, ये सबको पता है, लेकिन दिमाग में ये आ गया कि सर 11 मारे या 10 मारे। दिमाग तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। अब ये कहा कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या तो 11, क्या ऐसे आएगा? नहीं, प्रश्न आएगा लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। अब 11 10 में थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। तो यहां आपने समझ लिया कि उच्चारण के आधार पर री को नहीं गिना जाता, इसलिए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है और लेखन के आधार पर यह 11 होती है। लेकिन एक बात और कंफर्म करनी है। प्रश्न यह बना था पिछली साल कि री क्या है। री जो है ये क्या है? क्वेश्चंस ये बना था कि री जो है प्यारे ये क्या है। री क्या है, किसमें आता है? बताओ, री क्या है दोस्तों, किसमें आता है? पहला तो ऑप्शन होता है स्वर, दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरा आपका होता है व्यंजन। बताइए फटाफट। और तीसरा आपका कुछ भी हम कर सकते हैं, कोई भी हम ले सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं कर सकता हूं अयोग वाह, ठीक है ना, अयोग वाह होता है, ठीक है। और नन। बताओ, यह प्रश्न आता है। तो री क्या है? तो री प्यारे है स्वर ही है। आज से कभी गलत नहीं करना। री को किसके अंतर्गत रखा जाता है? स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। इस पॉइंट को अपने माइंड में सेट करना। कहां री अलग होता है? उच्चारण और लेखन के आधार पर इन्हें अलग किया जाता है। ऐसा कंटेंट जो माइंड में छप जाए। मैं रटाने की कोशिश नहीं करता, मैं कोई ट्रिक यूज नहीं करता, कोई भी ट्रिक नहीं सर मेरे पास। बात कर रहा हूं कि यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि स्वर के प्रकार आपको 2 लाइन में आपको यह पढ़ने हैं कि स्वर के जो प्रकार होते हैं वो आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, ये पश्च स्वर, ये क्या है? साथ ही साथ समृद्ध, विव्रत, अर्धविव्रत, ये क्या है? अर्ध समृद्ध, ये क्या है? आओ, अगर आपसे कहा जाए, पहला प्रश्न तो परीक्षा में यह आ रहा है कई सालों से कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, तो ऑप्शंस में 2, 4, 3, 7। बच्चा कंफ्यूज। कभी कभी ऑप्शंस में 11 दे दिया तो बच्चे ने कहा कि अरे इसमें तो स्वर ही पूछा गया, 11 मार दो। आपको मैं बताना चाहता हूं कि चाहे उच्चारण के आधार पर पूछे, चाहे आपको जीवा के आधार पर पूछे, आपको संख्या याद रखनी है, 3 ही होते हैं। जब स्वरों का उच्चारण के आधार पर पूछा जाए प्यारे, तो ये 3 ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत होते हैं। और जब आपके जीवा के आधार पर, तो अग्र, मध्य, पश्च होते हैं। ये जिंदगी में अगर आपको नहीं आते तो यकीन मानिए मेरे लाल, मेरी बहनें, मेरे भाई, 1 मिनट के अंदर ये आपके माइंड में ऐसे सेट कर दूंगा कि जिंदगी में किताब को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारा एक परिवार देखिए, अगर उच्चारण के आधार पर स्वर पूछे कितने प्रकार के? सर 3 बोलने के आधार पर। और सर ये जीवा के आधार पर पूछे तो आपको मारने हैं 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ये क्या है? आओ समझते हैं। मैंने कहा अगर उच्चारण की बात है तो पहले यह सिस्टम खत्म कर लें, 1 मिनट का है। सर देखिएगा ध्यान से कि स्वरों के प्रकार अगर उच्चारण के आधार पर पूछे, संख्या अगर आ जाए तो 3 मार देना प्यारे, ठीक है। जिसमें 3 मार देना, जिसमें नाम याद रखना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अगर हम थोड़ा सा दिमाग में ऐसे फीड करें, ह्रस्व का मतलब बहुत कम दम लगाना, कम आवाज, कम उच्चारण करना। दीर्घ का मतलब बड़ा, इससे ज्यादा 2 गुना टाइम लगाना, बड़ा कर दो। और प्लुत का मतलब यानी इससे 3 गुना, किससे? ह्रस्व से 3 गुना। अब एक प्रश्न आता है, यह बताओ इन तीनों में त्रिमात्रिक स्वर कौन सा है, द्विमात्रिक स्वर कौन सा है, एक मात्रिक स्वर कौन सा है? अच्छा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं।
उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं सर? पहली बात सीख गया, 3 होते हैं जो कभी नहीं भूलेंगे, राइट। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर वो होता है जैसे हम कहते नहीं, महिलाओं में जो आवाज, जो बात होती है बहुत धीमे होती है, अरे सुनती हो, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो जिसमें कम आवाज लगे और बगल वाला ना सुन पाए या कोई दूसरा सुन ना पाए, तब हम ऐसी बात करते हैं जिसको गुप्त बात कहते हैं। तो ऐसे ही स्वरों में जिनमें हम कम समय लगाते हैं, कम दम लगाते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या 4 होती है प्यारे। और याद रखिए दोस्तों, अ, इ, उ और री। लेकिन दोस्तों यहां याद रखिए, अगर प्रश्न में पूछा जाए, ध्यान दीजिए, प्रश्न में पूछा जाए स्वर कितने प्रकार के? सर 11 होते हैं, राइट, यही तो पढ़ा है। अगर सर ये पूछा जाए कि ये बताओ मूल स्वर कितने होते हैं, तो आप गलती से 11 मत मारना, 4 होते हैं। सर ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है, यह भी नोट कर लेना। हिंदी में मूल स्वर सर 4 ही होते हैं। सर हिंदी में स्वर 11 होते हैं। सर हिंदी में मूल स्वर कौन से? सर यही है। सर हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से? सर यही है। संख्या सर 4 है, जिनमें कम आवाज अ, इ, उ, जिसमें स्वर तंत्रियों में दम ही ना लगे, बोझ ही ना पड़े, बल ही ना पड़े, सर ह्रस्व है। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से 2 गुना, मतलब इससे 2 गुना। अब इसका बड़ा कर दो, अ, आ, ई, उ, है ना, ए, ओ। इनकी संख्या 7 है दोस्तों। संख्या भले ही बोल रहा हो, अरे ज्यादा अ, हमने कह दिया आ, 2 गुना सा एकदम। हमने कह दिया ई, बहुत कम। हमने कह दिया ई, ज्यादा। सर समझिए। और ऐसे ही दोस्तों प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर में क्या होता है? ह्रस्व स्वर से 3 गुना। इसमें क्या था कि इसका 2 गुना, अब इसका 3 गुना प्लुत स्वर में। जैसे कहते हैं ओम का उच्चारण तब तक करते हैं जब तक फेफड़ों से पूरी वायु नहीं निकल जाती, कहते ओम, है ना। हमने तो पूरा नहीं किया। लेकिन अगर कहते हैं गांव में ऐसे बुलाते हैं, जैसे हम भी गांव ही से आते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे, बहुत सारे परिवार गांव से ही आते होंगे। अब बचपन में हमें कैसे बुलाया जाता था बताओ? खेल के मैदान में थे, है ना। अब कोई नाम है मोहन, है ना, तो ये क्या है? जब तक हमारे फेफड़ों से एकदम से पूरी वायु निकल ना जाए और दम ना लगा दे, ठीक है, तब तक हमारी आवाज निकलती रहती थी। और दोबारा सांस तब लेते थे जब दूसरा कुछ बोलना पड़ता था। याद है ना? छोटी ई, है ना, क्लासरूम में चिल्लाते थे तो दूसरा चिल्लाता था कि हाँ ऐसे पढ़ाओ। तो यहां पर ओम, बाप रे, है ना, एक लंबा रोना। अब रोना कैसे? रोते कैसे हैं? रोते क्या बहुत 1 सेकंड के लिए नहीं, लंबा लंबा रोते हैं। और जब लंबा रोएंगे दोस्तों तो ये प्लुत स्वर में जाएगा। समझ गए ना? तो ये प्लुत स्वर क्या है ये समझ गए आप। चलो, मैंने कहा था कि उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। जीवा के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं, राइट। अब जीवा के आधार पर आ जाओ। जीव के आधार पर स्वर कितने होते हैं? प्रश्न अगर आ जाए कि बताइए निम्नलिखित में मध्य स्वर कौन सा है, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो प्रश्न नहीं होगा। मैंने कहा चलो भाई, जीव के आधार पर भी स्वर होते हैं 3 प्रकार के। जीव का मतलब क्या होता है? जीव का मतलब यह होता है हमारी जो टंग है उनका कौन सा भाग सक्रिय रहता है। जैसे अग्र स्वर का मतलब होता है कि जब आपकी जीभ क्या है, जीभ का जो कैसा आगे का हिस्सा, आगे का जो हिस्सा है ना, ये आगे का जो हिस्सा है प्यारे, ये कैसा रहता है? ये सक्रिय रहता है। कैसे रहता है? सक्रिय रहता है। जैसे अग्र स्वर तो हम कहते हैं ई ई। अब देखिए ई ई बोलेंगे तो आप कहोगे ई ई, ये क्या है? ये ई ई जो है ना, ये दोस्तों आपका जीभ के बिल्कुल आगे का हिस्सा ए। ऐसे मध्य स्वर, मध्य स्वर में जीभ का बीच का हिस्सा अ, तो ये जीभ का बीच का हिस्सा है। पश्च स्वर, जो पश्च स्वर है ऐसी आवाज जो गले के लगभग अंदर, क्योंकि गले से ही कनेक्टेड है जीभ हमारी, तो जीभ का ऐसा हिस्सा जो पीछे का भाग सक्रिय रहता है। जैसे आ मध्य में आता है और आ ऐसा लगता है गले से आ रहा है, तो पीछे के हिस्से में आ उ उ
ओ औ, है ना, ये क्या है, ये हमारे कंठ से आते हैं, नहीं पश्च स्वर हो गए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपने और समझ लिया तो हिंदी का जो सबसे कठिन पोर्शन है ना, ये सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है। और इसको तो ऐसे ट्रिकी वे में आपके माइंड में सेट कर देते हैं। बोले सर कैसे? और देखिए, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाना, सारे बच्चे क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाए। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं? सर ये 1 2 3 4। मुख द्वार के खुलने के आधार पर अगर याद ना कर पाओ तो समझो विव्रत का मतलब क्या होता है। देखिए कितना आसान कर देता हूं। विव्रत, बा माने विव्रत और बा माने बड़ा। अगर तुम्हारा मुंह डब्बे जैसा हो जाए, बड़ा हो जाए, सर वही विव्रत स्वर है। इतना याद रखो, बा माने विव्रत, बा माने सर बड़ा। मैंने कहा विव्रत में मुख द्वार पूरा खुलता है। विव्रत की बात करूं दोस्तों, जैसे आप आ की बात करो तो आ इतना बड़ा है जैसे मुंह डब्बा जैसा खुल जाएगा। कहते हैं ना, मुंह डब्बा जैसा बंद करो मक्खी घुस जाएगी। तो विव्रत में क्या है कि अगर डब्बे जैसा मुंह खुल जाए और इसमें केवल आ आता है तो बी माने बढ़ा और बी माने विव्रत। राइट, याद हो गया। अर्ध विव्रत का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसमें आधा लग जाए तो आधा बड़ा आधा खुला, बस सिंपल सी बात। उच्चारण मुख द्वार आधा खुलता है और इसमें 2 आते हैं, ए औ, बस इतना ही तो है। ठीक है ना। अब अर्ध समृत और समृत को समझ लिए। समृत का इतनी अच्छी ट्रिक, पहले समृत समझिए। समृत माने क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। अच्छा, सा माने समृत, सा माने सिला हुआ। अब अगर मुख को सिल दे तो मुख द्वार बड़ा होगा या कम होगा? सर कम हो जाएगा। सर जिसमें मुख द्वार बिल्कुल बंद रहता है, यानी मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, जैसे कैसे इसको याद करेंगे? जैसे तुम्हारे अगर मुंह में ना, यहां ओंठों के बीच में अगर आपको सिल दिया जाए, मतलब ऐसे ही काल्पनिक रूप से, तो बोलोगे कैसे? बोलोगे कैसे? ई उ ए, है ना। तो आप ई उ जो है बिना मुख द्वार को खोले हुए बोल सकते हो, तो ये समृत है। अच्छा, इसके आगे अर्ध लगा दिया, अर्ध समृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है, तो इसका छोटा ए और इसका छोटा ओ, बस इतना ही है सर, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए स्वरों की बात खत्म हो गई। अब आ जाते हैं थोड़ा सा व्यंजन पर। सबको पता है कि व्यंजन क्या है। व्यंजन वो है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वो हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन इनका डिटेल अध्ययन आपको करना पड़ेगा। कौन सा? बहुत बहुत अंदरूनी वाला अध्ययन। बोले सर कैसे? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें सर क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या क्या है? तो व्यंजनों की संख्या की बात करें तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी की बात करें तो सबको रटा है, स्वर की संख्या होती है 11, लेकिन व्यंजन की संख्या दोस्तों आपको क्या याद रखनी है? 33 होती है। राइट, यह बात दिमाग में बैठा लेना, यानी इनकी 3 गुना। क्लियर है? लेकिन अगर हम थोड़े से और अंदर की बात करें कि जैसे स्वरों को जीवा के आधार पर 3 भागों में बांटा था और उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांटा था, इसी तरह व्यंजन के भेद भी 3 तरह के हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन सबसे ज्यादा नंबर गेन कराता है और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को आप सब जानते हो। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम स्पर्श व्यंजन को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, जो का से शुरू होकर दोस्तों कहां तक जाते हैं? मां तक। का वर्ग की बात करें जिसमें 4 वर्ग आते हैं, 5 वर्ग आते हैं, जिसमें 5 वर्ग आते हैं, जिसमें का वर्ग 1, चा वर्ग 2, टा वर्ग 3, ता वर्ग 4 और पा वर्ग 5। ये 5 वर्ग हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना पड़ेगा वो भी बताएंगे। दूसरा अंतस्थ व्यंजन है। ये अंतस्थ व्यंजन की बात अगर कर लेते हैं तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, सा, 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 हा। अब ये सा, सा, सा कौन से उच्चारण, सा को कैसे उच्चारित किया जाता है, ये सब भी बताएंगे। ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन को जरा ढंग से देखिए, कितने वर्ग हैं? का वर्ग 1, चा वर्ग 2, टा वर्ग 3, ता वर्ग 4 और पा वर्ग 5। ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं अगर प्रश्न आ जाए तो हमें पता है कि वर्ग हमें याद रखना है 2, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और 5वीं लाइन। का वर्ग को कहा जाता है कंठीय।
टा वर्ग को प्यारे कहा जाता है तालव्य या तालु, टा वर्ग को कहा जाता है मूर्धा, ता वर्ग को दंत, पा वर्ग को ओंठ या ओष्ठी। का वर्ग का मतलब है कि हर वर्ग में 5-5 सदस्य होंगे, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25। ना एक कम होती है ना एक ज्यादा होती है, इनकी संख्या याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 बच्चों की तरह गिना दिया। ठीक है, हर वर्ग का आपको उच्चारण स्थान, जैसे का वर्ग है आप का बोलोगे, क ख ग घ, कहां से? गले से आवाज आ रही, इसलिए कंठ रख दिया गया। ऐसे ही चा वर्ग है चा छा जा झा, थोड़ा सा और आगे आए तो यह तालव्य हो गया। टा वर्ग है टा ठा डा, एकदम से ऐसा लगता है जीभ एकदम पटक रहे हैं हम, थोड़े से और आगे आए हम जीभ के, यानी नीचे से उठे थे, कंठ से उठे, थोड़ा बीच में आए, फिर और आगे आए, फिर हम ता वर्ग पे आ गए। देखो जीभ अभी पटक रहे थे, थोड़ा सा और आगे आ गए, हम कहां पर आ गए? दांत पे। तो ता वर्ग में ता था दाधा, हमारी जीभ एकदम से क्या है? अब दांत में लगने लगी। थोड़ा सा और आगे आ गए, हम ओंठ पे आ गए, पापा पापा, फूफा, बाबा, भाभी, है ना, मामी। तो बिना ओठ के हम नहीं बोल सकते, तो पा वर्ग हमेशा क्या है? ओष्ठी होता है, इसलिए ओठ। नीचे से हम बाहर की तरफ मुख द्वार खुलने के आधार पर अगर हम देखें तो स्पर्श व्यंजन ही है सर, डिटेल में पढ़ रहे हैं। कंठ से शुरू किया ओंठ तक आए, कंठ से शुरू किया ओंठ तक आए, कंठ में का वर्ग पड़ा, बीच में चा वर्ग को तालु कह दिया, टा वर्ग मूर्धा हुआ, फिर आगे दांत से टच हुई जीभ तो दंत कह दिया, और पा वर्ग ओठ ओष्ठ कह दिया। मेरी बात को समझ गए? आ जाओ और डिटेल में जान लेते हैं। अगर प्रश्न आ जाए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है प्यारे, तो 25 होती है। हिंदी वर्णमाला के शुरुआती 25 व्यंजन अर्थात का से मा तक व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। राइट, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। बोलो सारे बच्चे, ठीक है, ठीक है, गुड। अच्छा, कुछ लोग पढ़ने नहीं बात करने आते हैं। जिंदगी में बात करोगे दोस्त, लाइफ का एंडिंग पॉइंट होगा ना, वहां पे भी बात करोगे, और बात करते करते ना चले जाना है, बिल्कुल खत्म हो जाओगे। फिर अंतिम संस्कार में तुम्हारे बारे में लोग बात करेंगे, तो ऐसा संस्कार करो जो अच्छी बातें करे, है ना, बढ़िया करो यार, थोड़ा सा मरने से पहले कुछ अच्छा ले जाओ। चलो भाई, स्पर्श व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या होती है 25। का से मां तक, यानी का से शुरू किया था, मां का मतलब समझते हो ना, यहां तक का से मां तक इनकी संख्या क्या होती है? 25 होती है, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सारी चीजें याद हो गई? हमने आपको एक बता दिया कैसे कैसे वर्ग होते हैं। ठीक है, अनुनासिक क्या है? अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि अनुनासिक क्या है, अयोगवाह क्या है, उत्क्षिप्त क्या है, प्रकंपित क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, दंत्योष्ट क्या है, काकल्य क्या है, आगत क्या है, थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा आपके लिए क्या है, नंबर गेनिंग वाला पोर्शन लेके आए। जैसे अनुनासिक क्या है सर? अनुनासिक वो है जहां पर आप मुख द्वार खुलने के आधार पर अगर आप देखते हो, और नाक के आधार पर। जब आप नाक की बात करोगे, देखिएगा अनुनासिक वही है क्या सर? अनुनासिक वो है जिनको बोलते समय हम नाक प्लस मुख का इस्तेमाल करें। नाक और मुख का इस्तेमाल अगर हम करते हैं सर, वही अनुनासिक है, इतना याद रखना, जिसमें नाक का भी इस्तेमाल करें। जैसे अगर नाक का इस्तेमाल करेंगे तो ये अगर पूछ लिया जाए कि अनुनासिक होते कौन से हैं, जैसे अगर मुझे कहना है, क्या मुझे कहना है कोई ऐसा शब्द जहां पर मैंने कहा कि चांद है, ये चांद जो है बिना नाक के और बिना मुंह के नहीं बोला जा सकता। अब बोले सर कैसे? आ जाओ समझते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख और नाक का इस्तेमाल होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। चूंकि अनुनासिक की बात करी है तो अनुनासिक दोस्तों हमेशा याद रखिएगा पंचमाक्षर होते हैं। क्या होते हैं? पंचमाक्षर होते हैं, अंतिम स्थान पर होते हैं, यानी हर वर्ग के अंतिम स्थान पर ये विराजमान होते हैं, 5वें नंबर के। बोले सर कैसे? समझिए, हर वर्ग का 5वां अक्षर ये था, ये वा, ये णा, ये ना, ये मा। इनको आप नाक और मुख के आधार पर ही बोल सकते हो, बिना नाक और मुंह से नहीं बोल सकते। पंचमाक्षर क्यों कहा? 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर विराजमान है, इसलिए अनुनासिक को पंचमाक्षर कहा जाता है। और अंतिम स्थान पर है, इसलिए अंतिम स्थान वाला वर्ण कहा जाता है।
अयोगवाह की अगर बात हो रही है तो अयोगवाह, देखिए अनुनासिक जान लिया, अयोगवाह को जान लो। अयोगवाह की अगर हम बात कर लें, जिनको आप ना स्वर में, देखिए जिन्हें ना स्वर में वर्गीकृत किया जाता है और ना दोस्तों व्यंजन में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें ना स्वर में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें ना व्यंजन में वर्गीकृत किया जाता है, वही दोस्तों क्या है, अयोगवाह है, वही अयोगवाह है। इनकी संख्या की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनकी संख्या होती है दो। एक होती है आपकी अंग, जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं ऐसे भी, लेकिन आप अंग की बात करोगे तो यह आता है आपका अनुस्वार में। तो अनुस्वार में कौन सा है, अंग है। और आहा किस में आता है, तो आहा आता है हमारा विसर्ग में आता है, ठीक है ना। तो ये अयोगवाह, इनकी संख्या होती है हमारी दो होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जिन्हें ना तो स्वर में, अब प्रश्न कैसे बना था याद रख लो, एक बार बना था, ऐसे वर्ण बताइए जिनका ना तो गणना हम स्वर में करते हैं और ना ही व्यंजन में करते हैं सर। तो वो क्या है, उनको आप ऑप्शंस में अयोगवाह ढूंढिए। इनकी संख्या दो है, अंग और आहा। अंग में अनुस्वार आता है, आहा में विसर्ग आता है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। और ये संस्कृत से हिंदी में आए हैं। उत्क्षिप्त की बात कर लेते हैं प्यारे। उत्क्षिप्त की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना है। उत्क्षिप्त की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। अरे उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा का अग्रभाग एक झटके के साथ नीचे गिरता है, जैसे ठा। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई है ना, जहां आप नीचे की बात, नुक्ता नहीं, जहां नीचे की बात करें, जैसे एक शब्द है पढ़ाई। ये पढ़ाई में बीच वाला वर्ण जो आप देख रहे हो, इसमें आपका ढक्कन लगा हुआ है, पढ़ाई। तो ये क्या है, ये शब्द जो है ना, ये वर्ण जो है, ये इनका क्या है, एक उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनकी संख्या सर दो है, एक आपका सर ये है और एक आपका ये है। इतना ही आपको याद रखना है। अभी जब क्वेश्चंस कराएंगे तो ध्यान देना। प्रकंपित व्यंजन क्या है और लुंठित व्यंजन क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में जानो। अगर प्रश्न में आ जाए प्रकंपित व्यंजन क्या है, तो प्रकंपित व्यंजन की बात अगर कर लिया जाए और लुंठित व्यंजन की बात कर लिया जाए। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, लुंठित व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन क्या है समझिए। लुंठित व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन क्या है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा दो तीन बार कंपन, यानी जीवा में दो तीन बार कंपन होता है, या जीवा में ऐसी झंझनाहट, या जीवा में कपकपी। बोले सर कैसे, जीवा में कपकपी का मतलब होता है जहां पर आप फ्रिक्शन की बात करते हो, बहुत तेज एकदम से। कपकपी का मतलब समझते हो ना, जैसे जनरेटर पर हाथ रख दो तो हाथ कपकपा जाए, उसी तरह आपको सिखाने की कोशिश है। प्रकंपित को ही क्या लुंठित कहते हैं, लुंठित अलग है? नहीं दोस्तों, प्रकंपित बराबर लुंठित, प्रकंपित ही लुंठित है, प्रकंपित को ही लुंठित कहते हैं। आज जान लो, कल को प्रश्न आ जाए कि हमने तो सर प्रकंपित पढ़ा था, लुंठित आ गया। नहीं सर, प्रकंपित व्यंजन लुंठित व्यंजन एक ही है, प्रकंपित का प्रकार एक ही है। लुंठित है वही प्रकंपित है, वही प्रकंपित है वही लुंठित है। ऐसे वर्ण को उच्चारित करते समय जिसमें जीव कपकपाहट के साथ, घर्षण के साथ, जैसे इनकी संख्या केवल एक है, इनकी संख्या केवल एक है, रा को प्रकंपित या लुंठित कहा जाता है। एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। बोले सर कैसे, समझने की कोशिश करिए। बचपन याद करो अपना, कहते हैं टर, जरा करके दिखाओ, जरा करके दिखाओ, टर। ये क्या है, आप ये इस तरह आप जब कर रहे थे बचपन में, गाड़ी चला रहे थे, है ना, कभी कभी ओंठों की कपकपाहट, कभी कभी जीव की कपकपाहट, ओंठों की कपकपाहट नहीं, जहां जीव की जो है कपकपाहट को आप देखते थे, तो वही दोस्तों, वही है ये प्रकंपित है, वही ये लुंठित है। समझ में आया, प्रयोग करके बता दिया, अब नहीं बोलोगे। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते? पार्श्विक व्यंजन दोस्तों, जहां पर आप ला, ऐसे वर्णों को बोलते समय जिसमें जीव के पार्श्व भाग से हवा का प्रक्षेप हो, हवा का प्रक्षेप हो, हवा निकल जाए। ला, ला बोलिए, ला, टक से जीव आगे आती है और हवा पार्श्व भाग से निकल जाती है, इसलिए यह पार्श्व भाग हो गया। बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से समझने की कोशिश करो।
दोस्तों याद रखिए 5:30 बजे यह क्लास, 15 क्लास नीचे हमने प्लेलिस्ट दे दी है। 15 क्लास अगर आपने देख ली तो मुझे लगता है कि तुम्हें हिंदी व्याकरण और साहित्य में कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ कि प्रश्न कहां से बना दे। जितना नंबर आएगा सर उतना नंबर गेन होगा। संयुक्त व्यंजन की बात अगर कर रहे हैं तो इनकी संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या सर 4 होती है। एक होता है छत्रज्ञ और स्रा। छत्रज्ञ का मतलब समझते हो ना, इनका एक वो पूछ लेता है, इनका दोस्तों वो पूछता है कि ये बने कैसे हैं। याद रखिए संयुक्त व्यंजन किस तरह से बने हैं, कैसे निर्मित हुए हैं। तो हलंत हमेशा नहीं भूलना है, सभी को तोड़ने से ऐसा मिलेगा। का धन सा से बने हैं छा। ता की बात करेंगे ता धन रा से बने हैं। ज्ञा की बात करेंगे जा धन वा से बने हैं। और स्रा की बात करेंगे सा धन रा से बने हैं। ये मात्रा नहीं है, ये हलंत लगा है। सा धन रा से आपको मात्रा लग रहा है तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। सा धन रा से इस तरह आपसे पूछ सकता है। किसी भी तरह से आपको यह प्रश्न गलत नहीं करना है। ये कैसे बनते हैं, ये इसी तरह से बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। राइट प्यारे, ठीक है ना। चलो ठीक है ना। ये आपको ऐसे याद रखने हैं जो परीक्षा में भूल ना पाए आप। जैसे इसको और डिटेल में, छा कैसे बना, का धन सा से, जैसे एक इसको यूज करके दिखा दिया अक्षर, ठीक है। त्रा कैसे बना, ता धन रा से बना है, जैसे यूज करके दिखा दिया नक्षत्र जो ग्रीन वाला। ज्ञा जा धन वा से बना है जो ज्ञान। स्रा सा धन रा से स्रा। अब इन सभी की बात कर ली तो ये संयुक्त में आ गए, ठीक बात। दंत्योष्ठ क्या है, दंत्योष्ठ क्या है जानिएगा। दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ वो है जो दंत प्लस ओष्ठ की बात करेगा। दंत प्लस ओष्ठ बराबर दंत्योष्ठ। ये दंत प्लस ओष्ठ बराबर दंत्योष्ठ क्या है जानते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, कैसे हो आप सब गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी वाले। अच्छा तैयारी कैसी है, एक बार कमेंट करके मुझे ये बताओ तैयारी कैसी है। जितने बच्चे हैं कहां तक तैयारी पहुंची है और क्या तुमको चाहिए वो हम आपको दे दें, ठीक है ना। 1000 की थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हाँ, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना और मतलब इस वीडियो के 2 दिन बाद या देख रहे हैं अगर पहले, मतलब इसमें 26 तारीख को क्या है, 26 तारीख को 1000 क्वेश्चंस की गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी के एप्लीकेशन ऐप पर, ऐसा आपको एप्लीकेशन मिलेगा प्ले स्टोर पे। 1000 क्वेश्चन की जीएस की एक पीडीएफ, हिंदी की पीडीएफ है ना, इसी तरह यूपी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सारे बच्चों को बता दें, दंत्योष्ठ का मतलब होता है जो दांत और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले केवल 2 हैं। प्रश्न में ऐसा आता रहा है कि वा ध्वनि कैसे उच्चारित होती है, तो दंत्योष्ठ से उच्चारित होती है। फा ध्वनि दंत्योष्ठ से उच्चारित होती है, यह आपको याद रखनी है। ऐसे ही एक प्रश्न और आता है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है और ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है। ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। इसके साथ ही बता रहा हूं, यानी वो 1 नंबर पर है तो ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर, तीनों के उच्चारण स्थान जान लीजिए। जब आपसे ओ औ की बात करें तो ये हो जाएगा कंठ ओष्ठ, यानी कंठ्योष्ठ हो जाएगा। ओ औ कैसे, ओ औ कंठ से आ रही है और ओ औ ओठों का आकार बदल रहा है, इसलिए कंठ और ओष्ठ का इस्तेमाल हुआ। ए तो हमने कहा कि यहां पर ओठ तो नहीं है लेकिन कंठ तो है, तो कंठ तालु, तो कंठ तालव्य या कंठ तालु ए है, और ओ औ कौन सा है, कंठ्योष्ठ है दोस्तों। चलिए, ये काकल्य व्यंजन क्या है। काकल्य व्यंजन दोस्तों केवल एक है, पार्श्विक केवल एक था। ला पार्श्विक है, प्रकंपित एक है, काकल्य एक है। प्रकंपित एक, आंसर रा। प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, जीभ में कपकपी कौन होता है, रा। पार्श्विक व्यंजन संख्या 1 है, आंसर ला। पार्श्विक कौन सा है, ला। काकल्य सर संख्या 1 है, आंसर हा। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार से होता है, हा, और बहुत तेजी से वायु प्रक्षेप के माध्यम से
क्या होती है? वायु कहीं ना कहीं हमारे मुखद्वार से बाहर निकलती है। हा शामिल है इसमें, ठीक है। हम प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण रोल आता है, दो और चैप्टर हैं जिसमें अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। बड़ा बच्चा कंफ्यूज रहता है। आगत व्यंजन कौन से होते हैं? आगत का मतलब है जो बाहर से आए हुए हैं, जो नुक्ता वाले हैं, जैसे जा और फा। ये क्या है? अरबी और फारसी है। ये जा और फा अरबी और फारसी है। आगत का मतलब वो होता है जो बाहर देश से आए हुए हैं, वो आगत व्यंजन है। जो ऐसे जो वर्ण हैं जिनमें नुक्ता का प्रयोग होता है, जो अरबी और फारसी हैं, जो विदेशज हैं, ऐसे किसी तरह आप समझ सकते हो। राइट प्यारे, याद रखिए। अब देखिए, अगर हम प्रश्नों की बात करते हैं, देखिए प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं तो प्रश्नों की बात करने से पहले हम चीजों को 30 से 35 प्रश्न करेंगे। क्या आप सब तैयार हो? लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आप सबको पहुंचाना चाहते हैं। जैसे अल्प प्राण, महाप्राण बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। अघोष, सघोष बच्चों में इतना कंफ्यूजन है, बच्चा कंफ्यूज रहता है। मैं कहता हूं 1 मिनट दीजिए, ये कंफ्यूजन जिंदगी भर कोई किताब नहीं उठानी पड़ेगी। आ जाओ, देखिएगा। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। श्वास वायु यानी श्वास कैसे निकलती है, कितनी श्वास निकलनी चाहिए, कितनी दम लगनी चाहिए श्वास को निकालते समय। तो श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार होते हैं, दो होते हैं सर। वो है एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण ये कौन सा होता है, महाप्राण कौन सा होता है? आपको ये पता है कि स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। हमने आपको बताया था कि का से मां तक जो होते हैं वो 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। का, चा, टा, ता, प, है ना। 5 वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, तो इसमें 25 होते हैं। उन्हीं वर्ग को आपको याद रखना है। अल्प प्राण हर वर्ग में पहले, तीसरे, पांचवें स्थान पर और महाप्राण दूसरे और चौथे स्थान पर विराजमान होते हैं। सर ये क्या कह रहे हैं आप? इसको जरा डिटेल में बताओ, आ जाओ समझिए। जिन वर्गों का उच्चारण करते समय श्वास अर्थात प्राण वायु की मात्रा कम होती है, यानी जिनको उच्चारित करते समय प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब होता है वायु। कहते हैं ना कि इसके प्राण निकल गए, यानी इसके अंदर अब वायु नहीं रही। तो आप उससे भी समझ सकते हो कि प्राण यानी वायु, प्राण को क्या कहते हैं? प्राण को हमेशा वायु ही कहते हैं। प्राण का समानार्थक शब्द क्या है? वायु ही है। प्राण ही वायु है। तो अल्प प्राण क्या है कि आप ऐसी श्वास जो कहीं ना कहीं कम मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, तो वो क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है ना, देसी भाषा में। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है। यही मैंने कहा, अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा याद रखो। और महाप्राण जिनमें वायु बहुत ज्यादा उत्सर्जित होती है वो महाप्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण है और समस्त अंतस्थ वर्ण भी अल्प प्राण होते हैं। अभी केवल समझाता हूं। जैसे पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण है का वर्ग का। चा वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। ता वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। पा वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और चारों अंतस्थ व्यंजन और एक उत्क्षिप्त व्यंजन भी होता है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी। बोले सर कैसे? आ जाओ। अल्प प्राण की बात करें तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ये आपको मैंने बताया यहां पे अभी। पहला, तीसरा, पांचवा, यहां पर भी बताया पहला, तीसरा, पांचवा, यहां पर भी बताया पहला, तीसरा, पांचवा। एक चीज को 50 बार बता रहे। केवल अल्प प्राण समझिए। ये अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा क्या है? तो स्पर्श व्यंजन आपको याद रखने हैं। स्पर्श व्यंजन में पहला एक छोड़ दो, तीसरा एक छोड़ दो, पांचवा, पांच ही तो है सभी में। तो पहला, तीसरा, पांचवा समझ लो, हर वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा जो है अल्प प्राण होता है। एक छोड़ दो एक, एक छोड़ दो एक, एक छोड़ दो एक। ये सब हमने जिस पे गोला मारे हैं ये सब अल्प प्राण है। ये सब अल्प प्राण है। समझ गए ना? तो अल्प प्राण अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ये बताओ, देखो एक प्रश्न लेता हूं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि निम्नलिखित में अल्प प्राण कौन सा होगा, अल्प प्राण कौन सा होगा? मैंने कह दिया खा, मैंने कह दिया छा, मैंने कह दिया झा, मैंने कह दिया का। बताओ। तो अल्प प्राण की बात करें तो देखिए, खा पर गोला है, नहीं है, नहीं होगा। छा पर गोला है, नहीं है, नहीं होगा। जहां पर गोला है, नहीं है, नहीं होगा। और का पर है, सर आंसर हो गया। मैंने बताया, बहुत लेंदी था ये, समझ गए ना? चलिए अल्प प्राण की बात कर लें तो हमने कहा था जैसे आप देखिए इस पे क्या है? का, गा, इंग्या, चा, जा, टा, मतलब हर वर्ग में 3-3 तो अल्प प्राण हैं।
तो अल्प प्राण की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए हर वर्ग में 3 ही है, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, है ना, और 11 लावा और लास्ट में क्या है, धा है। इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। महाप्राण क्या है, जहां पर वायु ज्यादा प्रक्षेपित हो, उत्सर्जित हो। जिन वर्गों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और ऊष्म व्यंजन भी, साथ में ऊष्म व्यंजन, वहां अंतस्थ लिए यहां ऊष्म लेना। यानी महाप्राण का कॉन्सेप्ट क्या है, महाप्राण का कॉन्सेप्ट यह है जो बचे हुए गोले बचे थे, यानी दूसरे और चौथा वर्ग, और साथ में क्या है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म क्या है, 4 ही तो है, सा सा सा, है ना, सा सा सा। आ जाओ, हर वर्ग का दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, और लास्ट में चारों ऊष्म व्यंजन, सा सा सा। दूसरा चौथा क्या है, पहला जो है ये हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। दूसरा चौथा का मतलब समझते हो, ये हर वर्ग के दूसरे चौथे क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे, राइट, यही तो है। और लास्ट के ऊष्म व्यंजन। बोले सर कैसे, आ जाओ, हर वर्ग में 2 ही मिलेंगे, 2 ही, और इनके अलावा सा हा भी महाप्राण में आते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट था प्यारे, इतना सा ही कॉन्सेप्ट था। अभी मजा आएगा जब क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं कि महाप्राण निम्नलिखित में कौन सा है, महाप्राण। अब आपको यह पता है कि महाप्राण में ऊष्म आता है, तो जब महाप्राण में ऊष्म आता है, देखिए महाप्राण में क्या है, ऊष्म आता है, तो महाप्राण में ऊष्म आता है तो अंतस्थ बीच में क्या करेगा। जब आप दिमाग लगाओ कि हर वर्ग का, और एक और चीज, हर वर्ग का जो पहला अक्षर होगा, पहला वर्ण, वो हमेशा अंतस्थ ही, वो हमेशा अल्प प्राण ही होगा। कैसे, मैंने आपको बताया, वो हमेशा अल्प प्राण ही होगा, पहला हमेशा अल्प प्राण ही होगा और अंतिम अल्प प्राण होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर क्वेश्चन की बात कर ले तो आप देखिए पहला अल्प प्राण है तो का पहले आता है, इसी तरीके से ता था दाधा, ता भी पहले आता है, और आंसर हमारा ए हो जाएगा। बोले सर कैसे, हमने कहा का वर्ग है, का, खा, गा, घा और इंग्या। क्या कॉन्सेप्ट कहता है, फिर से समझ लो एक बार, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है कि हर वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा होना चाहिए, और महाप्राण वो होता है हर वर्ग का दूसरा और चौथा। पहला ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, वो पांचवा ये है। 1 2 3, फिर लिख के दिखा देता हूं, 1 3 5, ठीक है ना, नंबरिंग कर लो यार। अब दूसरे पे ये है तो 1 2 3, और चौथे पे ये है, अब देखो लाइन हो गई सीधी। दूसरा ये है, चौथा ये है, दूसरा चौथा महाप्राण, 1 3 5 अल्प प्राण, तो इसलिए दूसरे पे है खा और चौथे पे है, और यही पूछा था, और दूसरे चौथे पर कौन है, महाप्राण। बात इतनी सी थी सर, और कुछ नहीं था। एक और करते हैं, निम्नलिखित में अल्प प्राण कौन सा है, अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, जवाब दीजिए, बताओ। अब इसका जवाब आपको देना है कि इसका जवाब क्या होगा। जैसे देखिए, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर अल्प प्राण की बात करते हैं, तो अल्प प्राण को हमने कैसे सीखा था, यहां पर सीखा था। अल्प प्राण को कैसे सीखा था, यहां पर सीखा था कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। हमने कहा ठीक। आप या की बात करते हो सकता है, लेकिन ता, था, दा, धा नहीं हो सकता, महाप्राण में आता है, गलत हो जाएगा। पा, फा, फा जो है ना, पा तो आता है, फा नहीं आ जाएगा, दूसरा तो हमें महाप्राण। अ हो सकता है कम, लेकिन आ ज्यादा, और ये तो अल्प प्राण हो जाता है, ज्यादा वायु निकलेगी, आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि आपको पता है का, खा, गा, घा और इंग्या, पहला, तीसरा, पांचवा, और पहले तीसरे में देखिए यहां पर है विराजमान अल्प प्राण। महाप्राण ध्वनि, अब तो तुरंत बता दो, एक ही एक लिया है। महाप्राण ध्वनि की बात कर ले तो का वर्ग है जो पहला है, नहीं होगा, बताइए। घा है, छा है या है, कमेंट करिएगा, हाँ बताइए फटाफट। हमें यह पता है कि अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आती हैं, नहीं होगा। हमें यह पता है कि जैसे हम का की बात करते हैं, खा की, का, खा, गा, घा और इंग्या, हमने कहा पहला, तीसरा और पांचवा। अगर हम यहां की बात कर लेते हैं, चा, अच्छा नहीं है पूछा है, और चा की बात कर ले, छा की बात कर ले, जा की बात कर ले, चा, छा,
वाह, ठीक। अब तो बता दो कम से कम फटाफट कौन सा नहीं है, कमेंट कीजिए। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताओ? बी ऑप्शन, बी और सी, बी और सी, बी और सी। ठीक है, गुड सर। ए, अच्छा सर, अल्प प्राण नहीं समझ में आया। आ जाओ भैया। अल्प प्राण नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत है? अल्प प्राण नहीं समझ में आया, अल्प प्राण नहीं समझ में आया। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। हर वर्ग जिसमें गोला गोला लगा है सर अल्प प्राण होता है। क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे देना। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन करेंगे कहां से सर? क्वेश्चन करेंगे उसके पहले एक चैप्टर और बचता है। पूरी वर्णमाला की बात कर रहे हैं, पूरी वर्णमाला की बात कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या आप सब तैयार हो? भाषा की सबसे छोटी इकाई से क्वेश्चंस करेंगे फटाफट, लेकिन एक चैप्टर और बचता है जिसको तुरंत खत्म करना बहुत जरूरी है। घोष और अघोष की बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है? तो अल्प प्राण क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है। तो पहला, तीसरा, पांचवा क्या है? अल्प प्राण है। तो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा। और यही अगर होता दूसरा, चौथा तो हमने कह दिया होता अब तक महाप्राण। आ जाओ, घोष अघोष क्या है और ये सघोष क्या है? घोष, सघोष, अघोष, ये बड़ा बच्चों को परेशान करता है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। घोष की बात कर ले या अघोष की बात कर ले, सघोष की बात कर ले या घोष की बात कर ले, संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों का कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के, देखिए श्वास के आधार पर दो थे, एक अल्पप्राण, एक महाप्राण। लेकिन अगर कंपन के आधार पर पूछा जाएगा तो आपको क्या याद रखना है? ये भी दो होते हैं, सघोष या घोष। सघोष ही दोस्तों क्या है? सघोष को ही घोष कहते हैं। दिमाग में ये ना लगाना कि ये अलग है, ये अलग। और एक अघोष होता है, ठीक है ना? तो घोष कह लो इसे या सघोष कह लो, बड़ा आसान है। बस उतने वर्ग याद रखना, का, चा, टा, ता, पा, का वर्ग, चा वर्ग, उसी में है मजा, उसी में मजा है। बोले सर कैसे? हमने अभी आपको क्या बोला था? जैसे हमने आपको ये बोला था, इतना आपको याद रखना है बस। का वर्ग में का, खा, गा, गा, हिंगा, चा वर्ग में चा, छा, जा, जा, वहां, टा वर्ग में टा, ठा, डा, डाना, ता वर्ग में ता, था, दा, ना, और पा वर्ग में पा, फा, वा, मा। हमने अभी ये बताया था कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण। इतना था। अब बस थोड़ा सा इसमें अंतर करूंगा। अगर आपसे यह कहा जाए, ध्यान देना, अगर आपसे यह कहा जाए अघोष क्या है और सघोष या घोष एक ही है और घोष क्या है, बड़ा आसान है। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, एक सेकेंड में आपके माइंड में फिट। पहले तो हमने जो लिखा है आसान भाषा में वो पढ़ लो। सघोष व्यंजन की परिभाषा क्या है? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, ऐसे व्यंजन सघोष कहलाते हैं। अब कोई परिभाषा तो पढ़ेगा नहीं, याद नहीं करेगा। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण क्या है? सघोष होता है। अब समझिए क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण है और दूसरा, चौथा महाप्राण है। तो अब बस इतना याद रखो कि हर वर्ग का जो शुरू के दो अक्षर हैं वो दोस्तों देखिए इतना आसान नहीं बताएगा अघोष, और लास्ट के जो प्यारे तीन हैं, हर वर्ग के लास्ट के तीन हैं वो दोस्तों सघोष, और सघोष को ही घोष कहा गया। बस इतना ही सी याद रखना। ये तो बहुत आसान और आसान हो गया कि वर्ग के शुरुआती दो अघोष हैं। चा वर्ग में सर शुरुआती दो, ऐसे ही दोस्तों यहां पर टाठा, टाठा, यहां ये सब दोस्तों अघोष। शुरू के दो अघोष और लास्ट के तीन सघोष। सघोष लास्ट के तीन, ठीक है ना? बस याद रखिए। जैसे सघोष में क्या है कि प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम। सघोष में क्या है? प्रत्येक वर्ग का, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा। 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। याद करने का यही तरीका है, याद करने का यही तरीका है सर। प्रत्येक वर्ग का, मैं कहता हूं दोस्तों यहीं पर आप ध्यान दीजिए। जैसे अगर मैं कह दूं सघोष क्या है, तो लास्ट के तीनों, अगर इनकी संख्या पूछी जाए 31 होती है। सारे अंतस्थ व्यंजन, और याद रखना ऊष्म व्यंजन में केवल एक लेते हैं इसमें हा, वो भी हमारा सघोष या अघोष कहलाता है। इतना याद रखा आपने। चलिए एक बार अघोष को देख ले। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों की बात करें कंपन नहीं होता है, ये परिभाषा याद रखना। अगर कंपन नहीं होता है वो अघोष। आ माने नहीं, घोष माने घोष, कंपन ना हो। तो प्रश्न आ सकता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है स्वर तंत्रियों में, उन्हें क्या कहते हैं? तो देख देगा अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष।
सा माने सहित, घोष माने, सा माने सहित याद रखो, जहां कंपन होगा वहां सघोष और जहां नहीं होगा वहां अघोष, राइट। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में कौन से दो दोस्तों, केवल आपके तीनों सा, केवल आपके तीनों सा, क्योंकि हाथों उसी में चला गया। हां सर, जैसे देखो, जैसे देखो तीनों सा, मैंने कहा था स्टार्टिंग के हर दो, स्टार्टिंग के हर दो, स्टार्टिंग के हर दो, स्टार्टिंग के हर दो, कूद कूद के पढ़ा दूंगा, है ना। ठीक है, मैं देख रहा था एक बार, कूद कूद के जीएस पढ़ाता है कोई, चलिए यहां, ठीक है ना। और तीनों हमारे सा, हा तो क्या गलती से हा याद रखना, हा दोस्तों उसमें जाता है, ठीक है। ये हो गया, चलो भाई आ जाओ, अब हम जो है मॉक टेस्ट पर आएंगे। पूरे इस वीडियो का निचोड़ इस वीडियो में मिलेगा। क्या आप सब तैयार हो? एक बार कमर कस लो। जिनको क्वेश्चन की प्रतीक्षा थी, अब हम क्वेश्चंस करेंगे ताबड़तोड़ तरीके से। हर बच्चा याद रखे कि वीडियो में आए हैं तो वीडियो का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा लेके आए हैं, देखिएगा, सारे बच्चे याद रखें, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। अब सारे बच्चे क्या है, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से करेंगे, कोई भी बच्चा क्वेश्चंस को गलत नहीं करेगा। अच्छा, क्वेश्चंस की बात करें, अभी क्वेश्चन नहीं शुरू हुए हैं। क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहे हैं? यहां से शुरू हो रहे हैं। अच्छा, सघोष अघोष का पहला देख लेते हैं। अच्छा, इसमें अघोष वर्ण कौन सा है? हाँ, सबसे क्वेश्चन तो यहां से शुरू होंगे, दो क्वेश्चन के बाद 1 2 3 4 5 6, मजेदार, पूरा मजेदार सेशन है। पहले इसका जो है देख लेते हैं। अघोष व्यंजन की बात करी थी मैंने, पहले यह वाला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? बताओ। अघोष वर्ण, अघोष स्टार्टिंग के दो, मैंने कहा काखा नहीं आता, क्या चाचा नहीं आता, चाचा जा पीछे आता, ऐसे का खा गा घा, ये तो आपका नहीं आएगा। हाँ, का खा, ये है ना स्टार्टिंग के दो, का और खा, ये है ना कौन सा वर्ण है, तो इसलिए विकल्प जाएगा। ऐसे ही एक प्रश्न और कर लेते हैं पहले, फिर चलते हैं। अघोष व्यंजन कौन से हैं? शुरू का पहला और दूसरा, शुरू का पहला और दूसरा, इसलिए याद रखिए। और तीसरा चौथा पांचवा ये हो जाए। चलिए आ जाओ, अब हम आते हैं वर्णमाला के सारे चैप्टर को बहुत डिटेल में इनके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं शुरू से। देखिए, क्या सब तैयार हैं? क्या रेडी हैं? एक बार मेरे को बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, गुड, ठीक। चलो तो कमर कस लो, सीट बेल्ट बांध लो और सारे बच्चे एक साथ आ जाओ मैदान में। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए, जब भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो आपके माइंड में क्या आएगा? दिमाग लगाओ। अगर आपके दिमाग में आ जाए सबसे छोटी, क्या है, ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न आ जाए सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो जब सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछेगा तो शब्द मारिए। और जब आपसे पूछा जाए क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई दोस्तों कौन सी होगी? तो सबसे छोटी इकाई जहां पर सार्थक ना लगा हो वहां पर वर्ण हो जाएगा। बात समझ गए? और अगर पूछा जाए स्वर, तो स्वर वो है जो स्वतंत्र है और व्यंजन वो है जो स्वर की क्या लेते हैं? सहायता लेते हैं, स्वर की सहायता लेते हैं, राइट। सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वो भी अगर पूछ लिया जाए वर्ण कैसे, तो वर्ण लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर सबसे छोटी इकाई है वर्ण। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर मौखिक आधार पर अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है ध्वनि। सारी चीजें बता दें। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई सर शब्द है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वो वर्ण है, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो ध्वनि है। आ जाओ, ट्रेंडिंग लेवल में अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे दोस्तों। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में अगर पूछा जाए मूलतः कितने वर्ण होते हैं, तो आप दुनिया का हर बच्चा जानता है 52। और यह वर्णमाला बटा हुआ है दो भागों में, स्वर और व्यंजन में, जिसमें आपको यह पता है स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33 होती है।
इसलिए राइट आंसर जाएगा किसके साथ? ए के साथ। कितने वर्ण हैं तो आपको यह वाला पॉइंट याद रखना है। अगला, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? अब देखिए, स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं तो बच्चा परेशान, अरे सर स्वतंत्र जब आया ही है तो उसमें क्या दिक्कत है सर, स्वर मारिए, और स्वर मार देंगे तो सर संख्या 11 हो जाएगी। याद रखिए, हमने अगर पूछ लिया कि अगर स्वर की बात अगर हुई है तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर अगर स्वर पूछा जाए तो होते हैं 3, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। और अगर पूछा जाए जीव के आधार पर स्वर कितने होते हैं तो वो कितने होते हैं, ये भी 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला बहुत आसान नहीं है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। ला किस प्रकार की ध्वनि है? अगर देखा जाए दोस्तों, रा की बात की जाए तो रा क्या है? एकमात्र हमारी ऐसी ध्वनि जो प्रकंपित है, इसी को लुंठित कहा गया। इसी तरह हा की बात की जाए तो हा हमारा काकल्य व्यंजन है। इसी तरह अगर वा की बात की जाए तो वा हमारा दंत्योष्ठ व्यंजन है। और इसी तरह अगर ला की बात की जाए तो ला हमारा पार्श्विक व्यंजन है। क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। इसलिए दोस्तों ये पार्श्विक के साथ जाएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम यहां पर ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी, तो ये हमारा, ये दोनों कौन है? ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। समझ गए ना? ये सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश है। पार्श्विक, बोलते समय जीव के पार्श्व भाग से हवा निकल जाए, ला, जीव पटकती है, जीव एकदम से पटकी, और ला हवा निकल गई पार्श्व, इसलिए पार्श्विक। अगला, स्वर किसे कहते हैं? स्वर सबको पता है स्वतंत्र है, लेकिन दिमाग लगाओ, थोड़ा बड़ा प्रश्न पूछ ले। जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न के बाधा के होता है, और जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुख से होता है। देखिए, ऐसे दोस्तों जो नाक और मुख से बोले जाते हैं वो अनुनासिक कहे जाते हैं, अनुनासिक। और अनुनासिक की बात अगर करी जाए तो इन्हें कहा जाता है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर वर्ग में 5वें स्थान पर, ठीक है। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। सारे बच्चे ध्यान दें। और जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है, क्योंकि बिना अवरोध ही क्या है? बिल्कुल फ्रीडम, फ्रीडम मिलती, स्वतंत्र है दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट 6 नंबर थोड़ा सा नहीं है, कोई बात नहीं, पीछे करा लेंगे, 1-2 प्रश्न बीच में गैप हो गए हैं पीडीएफ को लगाने में। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं बताइए? हिंदी में स्वरों के अगर देखे जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा ऑप्शन दिया है तो स्वरों के प्रकार 3 ही होते हैं, लेकिन फर्क कितना है? उच्चारण के आधार पर तब 3 और जीवा के आधार पर तब 3। उच्चारण के आधार पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत और जीवा के आधार पर अग्र मध्य पश्च। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है प्यारे? अगर आपसे पूछा जाए जिनकी गिनती जो ना स्वर हैं, जो ना स्वर हैं ना ही व्यंजन, जो ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं वो क्या कहलाते हैं? जो ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं वो कहलाते हैं अयोगवाह। जो ना स्वर हैं वो ना ही व्यंजन है, अयोगवाह कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 है, अंग और आहा। अंग और आहा का मतलब है कि ऑप्शन सी होगा। अंग की बात अगर हम कर रहे हैं तो यह अनुस्वार है, याद रखिए अनुस्वार है। और आहा की बात अगर हम कर रहे हैं तो यह हिंदी में विसर्ग की श्रेणी में जाता है। तो अयोगवाह भी 2 तरह बटे होते हैं, राइट प्यारे। चलिए, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, अगर हमसे कहा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वर जो है वो कितने प्रकार के? सर 3 प्रकार के। बहुत अच्छा प्रश्न। अगर आपसे कहा जाए ह्रस्व तो हमने कहा कम समय लगता है, इसीलिए ह्रस्व को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, केवल एक मात्रा लगती है इसलिए एक मात्रिक। इसी तरह ह्रस्व से ज्यादा अगर लगता है, देखिए ह्रस्व से ज्यादा तो हम कहेंगे जिसमें दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है? जहां इससे 2 गुना, यानी ज्यादा, बोलने में ज्यादा आवाज और ज्यादा दम, इसीलिए इसको कहा जाता है, जैसे ये आ है तो ये बड़ा आ हो जाएगा, इसीलिए इसको द्विमात्रिक। तो
दीर्घ स्वर से भी ज्यादा अगर लगेगा तो उसको क्या कहेंगे, प्लुत कहेंगे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओम बोलते समय क्या है, ओम का उच्चारण, तो यहां पर प्लुत स्वर हो जाएगा। ह्रस्व से ज्यादा समय लगता, तो अगर यहां ह्रस्व से ज्यादा होता तो आंसर दीर्घ हो जाता, दीर्घ से ज्यादा तो आंसर प्लुत हो जाएगा, समझ गए ना। और प्लुत स्वर को क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक कहा जाता है, त्रिमात्रिक, 3 मात्राएं। और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। अगला, कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है दोस्तों। तो आपको यह पता है कि आप देखते हैं आप आ, देखिए आप आ की बात करो, ऊ की बात करो, ए की बात करो, है। लेकिन अब इनमें थोड़ा सा और डिटेल में जान लो। सबको पता है कि ये नहीं है, तो फिर ये है क्या, तो आपको पता नहीं है क्या, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। कैसे आप बोले सर, आपने देखा नहीं था चा वर्ग वाला, तो चा वर्ग में आपने देखा होगा कि चा आता है, छा आता है, चाछा जा और झा और वहां, राइट। तो चाछा जाझा और वहां, जिसमें वहां आता है, तो फिर ये बताओ वहां का उच्चारण स्थान भी परीक्षा में पूछ सकता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, उच्चारण होता है ये तालु, तालब्य है, तो ये तालब्य है दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये क्या है, अ, तो आप ये कहोगे कि जीव बिल्कुल मध्य स्वर है, जीव के द्वारा अ, है ना, जिसमें कंठ का इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़ा आप पूरी तरह कंठ। ये ए, ये कंठ तालब्य है और उ ओष्ठ है। नेक्स्ट, उच्चारण के समय जीव के स्थिति के अनुसार, अब देखिए प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया है, जीव की स्थिति के अनुसार अगर हमने कहा कि अग्रस्वर है, ठीक है, मध्य स्वर है, ठीक है, और पश्च स्वर है, तो चाहे जीव की स्थिति के अनुसार पूछे, चाहे आपके उच्चारण के अनुसार पूछे, तो आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, 3 ही होते हैं, इसलिए विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, 13 नंबर, निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो स्पर्श व्यंजन आपको पता है ना, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग होता है, इतने ही तो होते हैं। का से शुरू होता है और पा लास्ट लाइन मां तक जाता है। और इनकी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। आपको पता है ना, नहीं पता है जान लीजिए। अगर हम सा की बात करें तो ये तो दोस्तों ऊष्म है, अगर हम हा की बात करें तो ये भी ऊष्म है, अगर हम ला की बात करें तो यारा लावा ये अंतस्थ है, अगर हम यस की बात करें तो यही आंसर है, क्योंकि आपको पता है चा के बाद चा छा जा झा आएगा, और आपको पता है स्पर्श व्यंजन में चा छा जा झा आता ही है। अगला, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षर को क्या कहेंगे प्यारे, हिंदी व्याकरण में अंतिम पंचमाक्षर को क्या कहेंगे, अनुनासिक, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य। मूर्धन्य दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें टा वर्ग की बात करते हैं, टाठा डाढ़ा। तालव्य वो कहते हैं जो चा वर्गीय होते हैं, चा वर्ग। और कंठ वो होते हैं जो का वर्गीय होते हैं, इसलिए विकल्प ऑप्शन ए जाएगा, अनुनासिक। अनुनासिक को क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि अनुनासिक, का की बात कर लें तो का खा जो होता है, का खा गा, इसके साथ ही साथ घा, और इसके साथ ही साथ 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पर होने के लिए इन्हें पंचमाक्षर कहा जाता है। और मुख और नाक दोनों से बोला जाता है अंतिम पंचमाक्षर। अनुनासिक क्या होते हैं, अनुनासिक वो होते हैं जिनका इस्तेमाल मुख और नाक के द्वारा ही होता है, मुख और नाक दोनों से ये बोले जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं प्यारे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दी गई लिंक कमेंट बॉक्स में भी देंगे और उसमें भी देंगे आपको पूरी 15 टॉपिक 15 वीडियोस, रस छंद अलंकार पूरा हिंदी दोस्तों, फ्री, पेड नहीं, फ्री सर। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 5:30 बजे याद रखिए टाइमिंग, और 8 बजे आपको याद रखना देश की नंबर 1 हिंदी का जो टेस्ट नहीं चलता था मेन चैनल पे गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, 8 बजे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस और हिंदी का जो है डिटेल अध्ययन 5:30 बजे शाम को, डिटेल अध्ययन जिसमें आपको नोट्स के साथ हम चीजों को करा रहे हैं, राइट। चलिए, अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो आपको यह पता है, देखिए अंग और आहा की बात करें तो ये अयोग वहा हो जाते हैं, क्या है सर, ये आपके अयोग वहा, अयोग वहा की बात करेंगे। छत्रज्ञ, अब अंग आहा में आप देखिएगा ये वाला पोर्शन नहीं लेते लेकिन आ जाता है अयोग वहा। छत्रज्ञ की बात करेंगे तो ये आ जाता है संयुक्त, संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं, संयुक्त।
और ये आ जाता है ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, और ये आ जाता है क्या, हमारा अंतस्थ व्यंजन, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहे हैं। इनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, इसमें एक और मजेदार पॉइंट है। इसमें मजेदार पॉइंट क्या है, या का उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए तो या, ध्यान देना बहुत बार आया है तालु, या का उच्चारण स्थान तालु से होता है। जिसमें बा का उच्चारण स्थान एग्जाम में सबसे ही ज्यादा आता है, सबको पता है, दंत्योष्ठ, सबको पता है, इनको याद रखना। और ला का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है बताइए, टाठा डाढ़ा ला, इस तरीके से, तो दंत माना जाता है। और रा दोस्तों आपको पता है ना, रा जिसको हम कहते हैं प्रकंपित कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। तो इनके उच्चारण स्थान और इनके व्यंजन का प्रकार भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। सासा साहा, इनका उच्चारण स्थान जान लो कि सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, नहीं तो आप कहोगे कि सर आपने नहीं बताया। हाँ, सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, और हा का भी उच्चारण स्थान जान लो। देखो, सा का उच्चारण स्थान दंते होता है, इसका होता है मूर्धन्य होता है, इसका होता है तालव्य होता है। एक भी बच्चे को मैं हारने नहीं दूंगा, बशर्ते आप चीजों को सुपर फास्ट में पढ़ते रहो। कंठी होता है, क्या होता है, कंठीय, कंठ के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, परीक्षा में आपको किताबों में या अध्ययन में आपको मिलता है या नहीं मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन इन चीजों को विशेष तौर पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे तीनों सा कैसे बोले जाते हैं। सा दंते है, सा मूर्धन्य है, सा तालव्य है, इतना तो पता होना चाहिए मेरे लाल। सासा सा हा किस में आते हैं, दुनिया जानती है, ये आते हैं ऊष्म में आते हैं, और इनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। अगला, उत्क्षिप्त व्यंजन की बात अगर कर लेते हैं तो ध्यान दीजिए, उत्क्षिप्त व्यंजन दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 2 है। एक आप देखिएगा ढा है, और एक आप देखिएगा ये वाला ढा है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन देखिए, ये ऊष्म है, ये अंतस्थ है, ये संयुक्त है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, सर्वर्णमाला में अगर देखा जाए तो उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या सिर्फ 2 ही होती है। राइट प्यारे, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ, उत्क्षिप्त ध्वनि का जो प्रयोग हुआ है वो कैसे हुआ। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग जो हुआ है, आरजू, खसरा, पढ़ाई, जफर। कैसे, हमने अभी बताया था आपको कि जो उत्क्षिप्त व्यंजन की बात अगर हुई है तो यही 2 वर्ड आएंगे कहीं ना कहीं पर। आप देखिए, आरजू में आया है, खसरा में आया है, पढ़ाई में आया है, जफर में, हाँ पढ़ाई में आया है। आप देखिए, पढ़ाई में सर आया है, ये देखिए यूज हुआ। उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए विकल्प क्या है, कहां पर यूज हुआ है, यहां यूज हुआ है, आंसर हो गया। ज्ञावर्ण किसके सहयोग से बनता है, हमने आपको बताया है कि आपको यह पता है छत्रज्ञा, ये क्या है, छत्रज्ञा आपके क्या है, और स्रा, ये संयुक्त वर्ण है। चारों संयुक्त वर्ण को अगर ध्यान से देखा जाए तो का धन सा, ता धन रा, जा धन वा, और सा धन रा, सब में हलंत लगेगा। ये है, इतना आपको पक्का याद होना चाहिए, कोई बच्चा ये गलती नहीं करेगा। ज्ञा है तो जा धन वा, तो इसमें हलंत, देखिए ये भी मार सकते थे लेकिन नहीं, क्यों नहीं मारेंगे, क्योंकि हलंत नहीं है, हलंत वाला मारना है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 21 नंबर, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या क्या है। मैंने आपको बोला कि हिंदी में वर्ण कितने हैं, वर्ण है 52, है ना। संख्या और वर्ण की बात अगर करी जाए तो वर्ण के भेद तो सर 2 है, एक स्वर है और एक व्यंजन है। स्वर की बात हमने करी तो वो 11 है और ये 33 है, इसलिए आपको याद रखना है व्यंजन की संख्या 33 है। नेक्स्ट, कंठ ध्वनियां जो है वो व्यंजन में अगर आती हैं तो वो कहां पे आती हैं, हमें ये पता है। अगर हम पाफा बाभा की बात करते हैं तो आप देखिए, बोल के देख लिया करिए, कंठ ध्वनियां पूछा है, कौन सी है, ऐसे अक्षर को देखिए जो जिसमें कंठ का इस्तेमाल हो रहा, गले का इस्तेमाल हो रहा। पाफा बाभा हमारे ओंठों का इस्तेमाल हुआ, ओष्ठ हो गया। चाचा जाझा तो हमने तालु किया, बोले तालव्य हो गया तालु, और ये मूर्धन्य हुआ तो मूर्धा कर दिया, और ये हमारा काखा गाघा, का खा गाघा ऐसा लगता गले से आ रहा तो कंठ हो गया। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है।
मैंने अभी आपको बताया था, अगर ध्यान दिया हो आपने, क्या ध्यान दिया हो, सा ध्वनि जो है दंते है, सा ध्वनि मूर्धन्य है, और ये वाली सा ध्वनि तालव्य है। ये तीनों सा आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से अगर आपको पता होने चाहिए तो हम ये कहते हैं आपको कोई हरा नहीं पाएगा। सारी चीजों को अच्छे तरह से आपको देखना है। हमने ये कहा था कि ये वाला सा मूर्धन्य होता है, ये वाला सा तालव्य होता है, ये वाला सा दंत्य होता है, ये वाला सा मूर्धन्य होता है, इसलिए ये वाला सा हमारा पूछा गया था, तालव्य हो जाए। नेक्स्ट बताओ, बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे हो आप सब? गुड। नेक्स्ट, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो आसान है, ओष्ठ, दंत्य, मूर्धन्य, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, ताथा दाधा आदि का उच्चारण स्थान कैसे होता है? ताथा दाधा, तालव्य चाछा जाझा, ताथा दाधा, ताथा दाधा, ताथा दाधा, क्या दांत का इस्तेमाल हो रहा? हाँ सर, रुक जाओ यहीं पर, यहीं पर ताथा दाधा दंत का इस्तेमाल हो रहा है सर, हो रहा, बिल्कुल हो रहा। अगले प्रश्न पर, जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, कितनी अच्छी बात लिखी, क्वेश्चन में ही आंसर है, अगर ध्यान से पढ़िए। दोनों ओंठों के द्वारा श्वास का अवरोध होता है, दोनों ओंठों के द्वारा श्वास का अवरोध होता है, ओंठों के द्वारा है ना, ओंठों के द्वारा अगर श्वास का अवरोध होगा तो ओंठ का प्रयोग होगा, तो ओष्ठीय व्यंजन होगा। ओष्ठीय व्यंजन में पा आता है, पाफा बाभा, पा फा बा भा, अंदर से श्वास आ रही, पा बोलोगे तो रोका जाएगा, पा फा, फिर निकाला जाएगा बा, है ना। इसी तरह अगला, यदि नीचे का ओंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? नीचे का ओंठ पकड़ लीजिए, हमने अपनी क्लास में कई बार कराया है, नीचे का ओंठ पकड़ लीजिए और उससे ऊपर टच होने नहीं दीजिए। तो आप देखिए कौन सा आप ध्वनि नहीं बोल सकते, ला ला ला, ला में तो आप जीभ का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ला तो बोला जा सकता है। अब देखिए आप खा, खा का खा गा घा, क्या ओंठ देखिए हिल रहा है, का खा गा घा नहीं हिल रहा है, तो ये भी बोला जा सकता है। का खा गा घा, ये तो कंठ है, आंसर सर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बा बा जैसे बोलोगे तो आपका ओंठ काम, आपका नीचे का ओंठ होना चाहिए, ऊपर का भी ओंठ होना चाहिए। आप ऊपर के ओंठ को भी काट देते हैं तो भी नहीं बोल पाएंगे, तो इसलिए विकल्प क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, बा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो मैंने आपको बोला कि जब आपसे बा पूछा जाए तो हमेशा याद रखिए, वा को हमेशा दंत्योष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत्योष्ठ कहते हैं। इसी तरह ओ की बात की जाए या औ की बात की जाए, इसी तरह अय की बात की जाए या अय की बात की जाए, तो यहां पर आपको याद रखना है कंठ्योष्ठ, है ना, कंठ्योष्ठ होते हैं कंठ प्लस ओष्ठ, और यहां पर कंठ प्लस तालु, कंठ तालु, इसलिए यह बात आपको याद रखनी है। वा दोस्तों दंत्योष्ठ होता है, वा, और वा के साथ फा भी। हिंदी में ध्वनियों के प्रकार कितने होते हैं? ये क्वेश्चन है लाजवाब दोस्तों। ध्वनियों के प्रकार, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि सबसे छोटी मौखिक इकाई है। ध्वनियों के प्रकार की बात करेंगे तो ये होते हैं दो। दो में कौन सा? एक स्वर है और एक व्यंजन है, इतना ही दोस्तों था, और कुछ थोड़ी ना था इसमें। ध्वनि तो दो ही है, इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ? ए के साथ। नेक्स्ट, 32 नंबर, 3-4 क्वेश्चन स्किप किए हैं जो पीडीएफ में नहीं लग पाए थे, चलिए कोई बात नहीं। एक से अधिक वर्णों के मेल को, बहुत पीआईपी क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? देखिए, आप अनुस्वार की बात करते हो तो मैंने कहा ये अयोग वहां में आता है, ठीक है ना। व्यंजन की बात करते हो तो जो व्यंजन क्या है, स्वर की क्या ले? सहायता ले, स्वर की क्या ले? सहायता ले। स्वर क्या है? वो जो स्वतंत्र है। और अक्षर क्या है? अक्षर क्या होता है बताओ, किसी को पता है? अक्षर ही क्या है? वर्ण है, और वर्ण के जिसके टुकड़े ना हो वही अक्षर है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन, क्योंकि स्वर भी मिलता है तभी, दोस्तों याद रखिए, स्वर भी मिलता है तभी व्यंजन बनता है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि का को कैसे बनाया गया? का धन आ से बनाया गया, जब आपस में मिले हैं तभी तो बना है व्यंजन।
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब दीजिए, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। हाँ जी, 35 प्रश्न है केवल। ए और चाचा जाजा वहां, अब देखिए कितना महत्वपूर्ण। अगर आप चाचा जाजा ना होता थोड़ा सा फंस जाते हैं। देखिए अगर आपसे कहा जाए ई का उच्चारण स्थान बता दो, बड़ी ई का बता दो, या का बता दो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबको पता है चा वर्ग, तो हमेशा याद रखना ये भी आपका तालव्य ही है। ठीक है, तालव्य तालु के द्वारा, तालव्य तालु के द्वारा और तालव्य तालु के द्वारा, ये सारे दोस्तों तालव्य हैं, इसलिए चावर्ग तो सबको पता होता है, चाचा जाझा वहां, ये सब तालव्य के द्वारा, इसलिए ये तालव्य के द्वारा, इसलिए विकल्प सी जाएगा। नेक्स्ट, पापा बाभा, हमने आपको बोला कोई भी ट्रिक है तो पा से आप पापा बोल दीजिए, फा से आप फूफा बोल दीजिए, है ना, बा से आप बाबा बोल दीजिए, तो ये बताइए भा से आप भौजी बोल दीजिए, भौजी, है ना, कितना अच्छा शब्द है। मामी बोल दीजिए, मामी, फूफा, भाभी, भाभी को भौजी कहा जाता है, पापा, है ना, बाबा, बिना ओंठ के नहीं बोल सकते, इसलिए ओंठ का इस्तेमाल तो यहां पर ओष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट, और आज का अंतिम प्रश्न है 35 नंबर। हमने कोई क्वेश्चंस नहीं कराया, अगर जिसने पूरा वीडियो नहीं देखा है, मैंने अल्प प्राण, महाप्राण, सगो सगो, उत्क्षिप्त व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, है ना, काकल्य व्यंजन, स्वर, वर्ण, अक्षर, ध्वनि, सारी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ा है, डिटेल, है ना दोस्तों। चलो, सारी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ा है, इन चीजों पर विशेष अध्ययन हमने करा है, इन चीजों पर हमने एक विशेष अध्ययन करा है दोस्तों, बहुत सुंदर। ओ की बात करें तो अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है, अगर ध्यान से देखा हो, किसी ने देखा ध्यान से? हाँ मैंने बताया तो था, देखा। ओ है कंठ और ओष्ठ है, और ए है कंठ और तालु, और वाह है दंत्योष्ठ, इसलिए आपको याद रखना है। हाँ, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी के इससे इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। 26 तारीख को 1000 क्वेश्चंस का जीएस का रिवीजन करवा देंगे, वही पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्री सेक्शन में, ठीक है ना। एक हिंदी की पीडीएफ डाल दी है, पहली वाली लिंक खोलिएगा, और उसमें क्या है, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। 1000 क्वेश्चंस, 1000 क्वेश्चंस हैं, उनको रिवीजन करके आप अपनी वर्दी के लिए तैयार हो जाइए, सब सारे बच्चे। 26 तारीख को लेकिन डाल दी जाएगी, या आप एग्जाम के पहले देख रहे हैं ये वीडियो तो आप जाके देख लीजिएगा, है ना। डाउनलोड करके रखिए, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, प्ले स्टोर पर जाएंगे ऐसा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, ओ, तो ओ है क्या है, कंठ्योष्ठ हो जाएगा। आंसर डी, आंसर क्या है, आंसर डी हो जाएगा। सारे बच्चे, सारे परिवार 5:30 बजे 15 टॉपिक, 5:30 बजे शाम को क्या है 15 टॉपिक, 15 दिन में 15 टॉपिक को खत्म कर देंगे, और पूरी हिंदी आपके, देखिए जीएस, यूपी जीके, स्टैटिक जीके, मैथ्स, ये सारे विद्वान अलग अलग लेकर आए हैं। रीजनिंग, इनकी सबकी रीजनिंग 12 बजे दोपहर में, मैथ्स सुबह 9 बजे, स्टैटिक जीके 10:30 बजे सुबह, और यूपी जीके प्लस करंट, जीएस ये 10:30 बजे है सुबह। जीएस की बात करें तो जीएस में आपका पोर्शन आ जाएगा 3 बजे, हाँ 3 PM सुबह 7 AM पर, जिसमें हाँ ये 7 AM वाली क्लास है जो कल से आपको मिलेगी। यूपी जीके प्लस करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सुबह 10:30 बजे, मैथ्स सुबह 9 बजे विशेषज्ञ के द्वारा, रीजनिंग दोपहर 12 बजे, और इसकी एक रीजनिंग की क्लास शाम को, और एक ऐसे जो स्टैटिक जीके की क्लास है वो रात के 10 बजे, और स्टैटिक जीके एक और एक्स्ट्रा करवा दे रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे बच्चे याद रखिए, कुल मिला के ये हिंदी को पूरा पढ़ना है, प्लेलिस्ट को वॉच करिए बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना प्यारे। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर लें, सबको बता दें, हिंदी से डर है तो गुरुजी वर्ड आपके साथ है, और 8 बजे देश की नंबर 1 हिंदी का टेस्ट जो है वो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के मेन चैनल पे। लव यू गाइस।